आज के विषय में हम बात करने वाले हैं बेंजामिन ब्लूम के बारे में। आप लोगों ने 1 से 2 बार तो जरूर पढ़ा होगा, लेकिन मैं आपसे कहूंगा कि यदि आप इस बार पढ़ते हैं तो आपको कुछ नया ही जानने को मिलेगा। यहाँ से ये मान के चलिए 2 से 3 नंबर आपके फिक्स हो जाएंगे। तो पूरी क्लास को अच्छे से देखिएगा। देखिए, स्किप मत करिए। आप लोग स्किप कर देते हैं, आप लोगों को लगता है इंपॉर्टेंट नहीं है। बस आप क्या करते हैं, बड़े चैनलों पर जाते हैं और वहाँ पर जानवर, पक्षी और क्या नाम है, फूल पत्ती, यही सब पढ़ते रहते हैं। देखिए, इन सब चीज़ों से काम नहीं होने वाला है। कुछ छात्र ये देखना पसंद करते हैं शैशवावस्था का काल क्या है, बाल्यावस्था का काल क्या है, किशोरावस्था का काल क्या है। अगर इस तरह की चीज़ें आप पढ़ते रहेंगे तो पेपर में आप क्या बनाएंगे, पेपर में कैसे प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। इस तरह के क्वेश्चन पूछे ही नहीं जाते हैं। तो चीज़ों को समझिए, जो चीज़ें अच्छी होती हैं उसको पढ़िए। कई बार क्या होता है कि आपको लगता है कि छोड़ो, इसको छोड़ देते हैं, हम कुछ और कर लेंगे। जो चीज़ें आप पढ़े रहते हैं, आपका माइंड क्या करता है, बस उसी को बार बार पढ़ने का मन करता है। अगर कोई ए पढ़ाने लगे शैशवावस्था का काल कितना माना जाता है, अगर कोई ये पढ़ाने लगे कि किशोरावस्था का काल कितना होता है, तो सारे छात्र उसको देखेंगे, उन्हें लगेगा कि वाकई में बहुत अच्छा पढ़ाया जा रहा है। लेकिन उन्हें ये नहीं पता है कि इस तरह की चीज़ें बहुत रेयर केस हो गई हैं जो क्वेश्चन में आए। बस केवल और केवल इसको जो पढ़ाया जाता है, जो शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, बस एक समझ के लिए ही पढ़ना होता है। अब उसका उतना यूजेबल नहीं है एग्जाम के दृष्टिकोण से, क्योंकि एग्जाम में अगर देखा जाए तो वहाँ से क्वेश्चन बहुत ही कम आने लगे हैं। आइए बात करते हैं बेंजामिन ब्लूम्स के बारे में। जैसा कि बात करने वाले हैं बेंजामिन ब्लूम के बारे में बात करते हैं, तो यहाँ पर कहा गया है कि ब्लूम्स टैक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स, ब्लूम की शैक्षिक उद्देश्यों के वर्गीकरण के बारे में हम बात करते हैं, यानी कि करने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं डॉक्टर बेंजामिन साहब जी के बारे में कि कहाँ के निवासी थे। तो इनके बारे में यदि हम बात करते हैं तो ये कहाँ के निवासी थे, तो अमेरिका के निवासी थे। अगर आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि बेंजामिन साहब कहाँ के थे, तो आप जरूर बता दीजिएगा अमेरिका के निवासी थे। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि और कौन मनोवैज्ञानिक थे जो अमेरिका के थे। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं ब्लूम के वर्गीकरण के बारे में। अगर देखा जाए तो संज्ञानात्मक पहलू को देखा गया है, भावात्मक पहलू को देखा गया है और क्रियात्मक पहलू को देखा गया है। आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि ब्लूम का जो वर्गीकरण है वो किस में वर्गीकरण किया गया है। एक तो संज्ञानात्मक पहलू में, दूसरी बात करते हैं या संज्ञानात्मक पक्ष में, दूसरी बात करते हैं भावात्मक पक्ष में और तीसरी बात करते हैं क्रियात्मक पक्ष में। और इसमें अगर देखा जाए तो प्रत्येक डोमेन के कुछ ना कुछ उद्देश्य होते हैं दोस्तों। चाहे वो संज्ञानात्मक की बात करते हैं, चाहे वो भावात्मक की बात करते हैं, चाहे वो क्रियात्मक की बात करते हैं, तो इनमें से अगर देखा जाए तो हर एक डोमेन का अपना कोई ना कोई उद्देश्य होता है। जैसे कि बात करते हैं, यहाँ पर कहा गया जो शिक्षक को पढ़ाने और छात्रों को सीखने में मदद कर सकते हैं। तो ये जो प्रत्येक डोमेन है दोस्तों, ये क्या कर सकते हैं, शिक्षक को पढ़ाने में मदद कर सकते हैं और छात्रों को सीखने में भी मदद कर सकते हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा। अगर आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि ब्लूम का वर्गीकरण क्या क्या है, तो ब्लूम का वर्गीकरण कौन सी 3 चीजें हैं, तो संज्ञानात्मक पक्ष आप बता दीजिएगा और भावात्मक पक्ष बता दीजिएगा और क्रियात्मक पक्ष बता दीजिएगा दोस्तों, भूलिएगा नहीं। जैसा कि यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा भी हुआ है कि इन्होंने क्या किया, शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण किया था। शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण किया था, जिसमें के अंतर्गत अगर देखा जाए तो पहली चीजें क्या आ जाती हैं, संज्ञानात्मक पक्ष। संज्ञानात्मक पक्ष को क्या कहा जाता है, इंग्लिश में कॉग्निटिव डोमेन कहा जाता है। और दूसरी बात करते हैं भावात्मक पक्ष की बात करते हैं, तो भावात्मक पक्ष को अगर देखा जाए तो इसे क्या कहा गया, अफेक्टिव डोमेन कहा गया है। तीसरी बात करते हैं मनोक्रियात्मक पक्ष की बात करते हैं, जिसे साइकोमोटर कहा गया है, यानी कि साइकोमोटर डोमेन कहा गया है। अगर आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है ब्लूम के वर्गीकरण के बारे में, तो आप जरूर बता दीजिएगा कॉग्निटिव। इसको ऐसे याद कर लीजिए, CAP याद कर लीजिए, CAP। कैप तो आप जानते ही हैं, ब्लूम के वर्गीकरण में क्या है, कैप याद कर लीजिए। C4 हो जाएगा कॉग्निटिव डोमेन हो जाएगा, A4 हो जाएगा अफेक्टिव डोमेन जिसे भावात्मक पक्ष कहा जाएगा, और P4 हो जाएगा साइकोमोटर की बात करते हैं जिसे मनोक्रियात्मक पक्ष कहा जाएगा। ठीक है, तो आप जरूर याद रख लीजिएगा कैप के माध्यम से। कैप का मतलब हो जाता है टोपी। टोपी कह सकते हैं, ब्लूम साहब क्या करते थे, टोपी पहनाते थे। ऐसे में आप याद कर सकते हैं, याद करना है। कुल मिलाकर हमारा उद्देश्य है कि हमें याद होना चाहिए। कैसे याद हो ये कोई मतलब नहीं रखता है, ठीक है, कोई मायने नहीं रखता है। बस हमारा उद्देश्य ये है कि भैया हमें याद होना चाहिए। जैसे कि बात करते हैं संज्ञानात्मक उद्देश्य ए है। संज्ञानात्मक पक्ष के बारे में बात करते हैं तो संज्ञानात्मक पक्ष का वर्गीकरण बेंजामिन ब्लूम ने कब किया था दोस्तों, 1956 में किया था। आपके एग्जाम में यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि वैसे ये जो चिंटू पिंटू वाली बात है, ये मान के चलिए कहाँ पर आएगा,
ए आएगा आपके यूपी टेट में, लेकिन सी टेट में हो सकता है इस तरह की चीज़ें ना पूछी जाएगी कब इन्होंने इसका वर्गीकरण किया था। लेकिन फिर भी हमें याद रखना चाहिए, और हमें अब टीचर बनना है तो हमें सारी चीज़ों को याद रखना है। तो संज्ञानात्मक पक्ष का वर्गीकरण बेंजामिन ब्लूम साहब ने कब दिया था, यानी कि इसका वर्गीकरण कब किया था, तो 1956 में किया था, 1956 में। जैसे कि भारत देश का जो संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, और उसके 6 साल बाद अगर देखा जाए तो संज्ञानात्मक पक्ष आया था। और संज्ञानात्मक पक्ष को किसने दिया था, तो एक तरीके से बेंजामिन ब्लूम ने दिया था। इन्होंने हमें देखिए, जहां भी संज्ञानात्मक पक्ष की बात की जाए वहां आप ध्यान रखिएगा मानसिक विकास की बात की जाएगी, यानी कि मानसिक पक्ष की बात की जाएगी। ये कहते हैं कि मानसिक क्षमताओं से ये संबंधित होता है, बिल्कुल सही बात है। अभी हमने आपको बताया था कि संज्ञानात्मक पक्ष का मतलब ये हो जाता है कि मानसिक क्षमताएं, यानी कि कहीं ना कहीं वो मानसिक चीज़ों से जुड़ी हुई होती हैं। अच्छा, इसमें क्या होता है, इसका उद्देश्य ये होता है कि सरल से कठिन, कहने का मतलब ये है कि सबसे पहले सरल चीज़ों के बारे में बताना चाहिए और फिर उसके बाद कठिन चीज़ों के बारे में बताना चाहिए। फिर कहा गया है अधिगम, शिक्षण अधिगम के निम्न स्तर से उच्च स्तर तक ले जाने के दृष्टिकोण होना चाहिए। कहने का मतलब ये है जब आप पढ़ाएं तो पहले आप निम्न स्तर को बताएं, यानी कि छोटी छोटी चीज़ों को बताएं, और धीरे धीरे फिर उसका लेवल बढ़ाते हुए आप ऊंचे स्तर तक पहुँचें। और इन्होंने कहा कि इसको अगर देखा जाए तो 6 भागों में हम बांट कर देख सकते हैं, जिसके अंतर्गत अगर देखा जाए दोस्तों तो एक तो बात की जाती है मूल्यांकन, दूसरी बात की जाती है विश्लेषण, चौथी बात करते हैं आवेदन। सारी चीज़ें हम आगे समझते हैं, यहाँ रहने देते हैं, ठीक है। तो 6 भागों में आइए समझते हैं क्या क्या चीज़ें आती हैं। एक तो पहली बात करते हैं ज्ञान की बात करते हैं। देखिए, पहली बात करते हैं ज्ञान की बात करते हैं, तो इसमें क्या होता है, जैसे कि इसमें बच्चों को आंकड़े और जानकारी वगैरह, आंकड़े की जानकारी दी जाती है, याद करवाया जाता है। प्रत्यास्मरण का मतलब क्या हो जाता है, याद करवाना, कहने का मतलब रिकॉल करना। तो प्रत्यास्मरण की अंग्रेजी होती है रिकॉल करना, जो चीज़ें आप भूले रहते हैं उसको याद करना, ठीक है। ज्ञान कराने का प्रयास किया जाता है। इसमें बच्चा जो होता है, बच्चा ज्ञान के साथ व्यवहार करता है, मतलब जैसे उसे नॉलेज मिलती है उस आधार पर क्या करता है, व्यवहार करता है। अभी मैं आपको एक बहुत अच्छे एग्जाम्पल से समझाने वाला हूँ, लेकिन मैं ये चाह रहा हूँ कि पहले जो बातें लिखी गई हैं उनको आप समझ लीजिए, फिर उसके बाद मैं आपको बड़े ही सरल भाषा में इसे समझाने वाला हूँ। दूसरी बात करते हैं, इसके अंतर्गत क्या होता है, बोध या समझ की बात की जाती है। इसमें अगर देखा जाए तो बच्चे को इसमें बच्चे को ज्ञान कराया जाता है, उसकी समझ विकसित की जाती है, जैसा कि अर्थ को समझना, समस्या की व्याख्या करना। यहाँ पर क्या होता है कि बच्चे को जो चीज़ें एक बार एक तरीके से क्या होता है पता चलती है, उसकी समझ को कहीं ना कहीं उसको समझ बनाता है, यानी कि उनके अंदर समझ विकसित की जाती है, या कह सकते हैं समस्याओं की व्याख्या करना। नेक्स्ट बात करते हैं अनुप्रयोग की बात करते हैं। तो इसमें क्या होता है कि आत्मसात किए गए ज्ञान को परिस्थितियों के अनुसार प्रयोग करना, मतलब जो चीज़ें इन्फॉर्मेशन ली गई हैं, जो नॉलेज ली गई हैं, उसको क्या करना, परिस्थितियों के अनुसार उसका प्रयोग करना। और जैसे कि जांच करना या प्रदर्शित करना या गणना करना आदि चीज़ें आ जाती हैं। ऐसे में अगर देखा जाए तो विश्लेषण की बात करते हैं। फिर क्या होता है विश्लेषण, इसमें आत्मसात किए गए जो ज्ञान होता है दोस्तों, ज्ञान को भिन्न भिन्न भागों में अलग करने की क्षमता होती है। कहने का मतलब ये है विश्लेषण विधि में क्या होता है कि जो नॉलेज को आत्मसात किया गया है उसको खंडों खंडों में बांट देना, ठीक है। तो ये क्या होता है कि ताकि उसके तथ्यों तक पहुंचा जा सके और निष्कर्षों तक पहुंचा जा सके, ताकि देखिए विश्लेषण विधि में क्या होता है ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को एनालिसिस करना। और संश्लेषण में क्या किया जाता है दोस्तों, संश्लेषण में ये किया जाता है कि इसमें जैसे कि बात करते हैं कि नए अर्थ पर जोर देकर हिस्सों का जोड़कर संपूर्ण बनाया जाता है। आप जानते हैं कि इसमें क्या किया जाता है, जो भी विश्लेषण किया गया है उसको संश्लेषण कर दिया जाता है, यानी कि संश्लेषित कर दिया जाता है, यानी जोड़ दिया जाता है, यानी कि कॉन्सेप्ट और नियमों के आधार पर उसमें अपने से कोई अपने अनुसार कॉन्सेप्ट निकालना, मतलब अपने अनुसार उसमें कॉन्सेप्ट निकालना, तर्क देना, वाद विवाद, निष्कर्ष देना आदि चीज़ें आ जाती हैं। फिर क्या होता है, जो चीज़ें सीखी गई हैं उस ज्ञान का मूल्यांकन करना कि कितना सीखा गया है। अब इसको आप ऐसे समझ लीजिए, मेरे एग्जाम्पल के हिसाब से तो आपको याद हो जाएगा। देखिए इसमें क्या है दोस्तों, जैसे कि इसमें क्या है कि बच्चे को अगर ये बता दिया जाता है कि यह एक कैलकुलेटर है, मान लेते हैं अगर उसके सामने बताया गया कि एक कैलकुलेटर होता है जिसका आप इस्तेमाल क्या कर सकते हैं, जोड़ घटाव गुणा भाग में आप कर सकते हैं और बहुत सारी चीज़ों में कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ, बच्चे को जानकारी मिली किसके बारे में, कैलकुलेटर के बारे में जानकारी मिली। अब क्या हुआ, जब उसे कैलकुलेटर मिलता है तो उसको समझ आ जाती है कि अच्छा कैलकुलेटर की बात की जा रही थी। जो देखिए पहले क्या था, जो केवल और केवल उसके अंदर उसे जानकारी दी गई थी। जैसे एक बच्चे से आप मिलिए, जैसे कि मान लेते हैं ए नाम का एक व्यक्ति है,
वो क्या करता है, एक बच्चे से मिलता है और उसे बताता है कि एक टूल्स होता है कैलकुलेटर, जिससे आप जो गुणा भाग अपने माइंड से कर रहे हैं, जो जोड़ घटाना आप कर रहे हैं, उसको आप कैलकुलेटर से कर सकते हैं। तो बच्चे को वहाँ क्या हुआ, कैलकुलेटर के बारे में जानकारी हुई। फिर क्या हुआ, जब उसे कैलकुलेटर दिया जाता है या उसके सामने कैलकुलेटर आता है तो वो समझ पाता है कि अच्छा ये होता है कैलकुलेटर, और उसको समझने का प्रयास करता है। फिर जब वो समझने का प्रयास करता है कि भाई जो बातें बताई गई हैं कि क्या इसमें क्या होता है कि ये सारी चीज़ें हैं या नहीं, मतलब उसके समस्याओं को या उसमें चीज़ जो दी गई चीज़ें हैं उसकी व्याख्या करता है। फिर उसके बाद क्या होता है, जब कैलकुलेटर उसके हाथ में आ जाता है, उसको समझ बन जाती है, तो उसका अनुप्रयोग करता है। तो फिर वो क्या करता है, उसका उपयोग करता है। ठीक है, उपयोग करने का अनुप्रयोग करता है, और अनुप्रयोग करने के बाद क्या होता है कि उसको विश्लेषण करता है कि इसमें और क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। फिर उसके बाद क्या होता है, उसका संश्लेषण करता है, और संश्लेषण का मतलब ये हो जाता है कि उसको जोड़ता है। फिर उसके बाद क्या होता है, जो चीज़ें उसने सीखा हुआ है, अपने नॉलेज में जो चीज़ें उसने लिया हुआ जैसे बताया गया है, उसका उसने क्या किया, या उसके द्वारा कह सकते हैं, या टीचर के द्वारा मूल्यांकन, या वही मूल्यांकन कर सकता है, कोई इशू नहीं है। फिर से सीखे हुए ज्ञान का क्या किया जाता है, मूल्यांकन किया जाता है कि आखिर कितना सीखा गया है। ठीक है, तो आप इस हिसाब से भी याद रख सकते हैं। तो ये अगर देखा जाए तो आप कैलकुलेटर वाली कहानी याद रख सकते हैं कि एक बच्चे को कैलकुलेटर के बारे में बताया जाता है तो उसे नॉलेज बढ़ती है। मतलब उसके एक तरीके से नॉलेज हुई कैलकुलेटर के बारे में। जब उसे कैलकुलेटर मिले तो दोस्तों उसको समझ आई कि अच्छा कैलकुलेटर ये होता है, इसका ऐसे मतलब ये चीज़ें, इसमें ऐसे ऐसी चीज़ें होती हैं। फिर उसने अनुप्रयोग करना सीखा, अनुप्रयोग करके उसको पता चला कि हाँ इसमें ये चीज़ें हो सकती हैं। फिर उसने देखा कि उसमें और क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, तो विश्लेषण किया, मतलब कैलकुलेटर को और ज़्यादा उसके तह तक जाने का प्रयास किया। फिर उसके बाद क्या हुआ कि एक तरीके से संश्लेषण किया गया। संश्लेषण में क्या हुआ, जितनी भी चीज़ें तह तक गई थी या जितना भी अंदर गया था उसको देखने के बाद क्या हो, संश्लेषित किया गया। फिर ये देखा गया कि उसने क्या सीखा हुआ है, क्या जाना, तो उसका मूल्यांकन किया गया। दोस्तों ये है कहानी। तो ध्यान रखिएगा बेंजामिन साहब के बारे में कि संज्ञानात्मक पक्ष में अगर देखा जाए तो इन्होंने 6 प्रकार की चीज़ों को बताया हुआ है, जिसके अंतर्गत अगर देखा जाए तो ज्ञान, बोध, समझ, अनुप्रयोग, और तीसरी बात करते हैं तो दोस्तों विश्लेषण, संश्लेषण, फिर उसके बाद क्या है, मूल्यांकन। ध्यान रखिएगा। आइए अब बात कर लेते हैं भावात्मक पक्ष के बारे में, यानी कि अफेक्टिव डोमेन के बारे में। देखिए अफेक्टिव डोमेन में क्या होता है कि भावनात्मक पक्ष में वे तरीके शामिल होते हैं जिनसे हम भावनात्मक रूप से सामना करते हैं। इसमें क्या होता है दोस्तों, भावनात्मक रूप से देखिए इसमें उन चीज़ों को शामिल किया जाता है या उन तरीकों को शामिल किया जाता है जिसमें क्या होता है कि भावनात्मक कह सकते हैं, अफेक्टिव या इमोशनल रूप से अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं चीज़ों का सामना करते हैं। जैसे कि बात करते हैं तारीफ करना, उत्साह की प्रेरणा देना, उत्साह देना, एक पक्ष में प्रतिक्रिया करना, ग्रहण करना, मूल्यांकन करना, आयोजन करना, चित्रण करना आदि चीज़ें शामिल हो जाती हैं। तो भावनात्मक पक्ष में कहते हैं कि भावनात्मक पक्ष में क्या होता है, जैसे बच्चों की तारीफ की जाती है, उनको एक तरीके से प्रेरणा दी जाती है, और एक तरीके से जो चीज़ें वे जानते हैं, जो चीज़ें बताया जाता है उसको ग्रहण करते हैं, मूल्यांकन किया जाता है, आयोजन या चित्रण करना होता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। अब बात कर लेते हैं अफेक्टिव डोमेन के बारे में। भावनात्मक पक्ष को भी 5 भागों में बांटा गया। देखिए भावनात्मक पक्ष को भी देखा जाए तो 5 भागों में बांटा गया, बस इसके नेम याद रख लीजिएगा, बहुत है। भावनात्मक पक्ष की बात करते हैं तो इसको भी 5 भागों में बांटा गया। एक तो ध्यान करना, अटेंशन की बात करते हैं, आग्रहण करना या अनुक्रिया की बात करते हैं, आकलन की बात करते हैं, संगठन की बात करते हैं। और ऐसे में अगर देखा जाए तो नेक्स्ट चीज़ें आ जाती हैं, 1 मिनट, मूल्यों का चरित्रकरण या विशेषीकरण। तो एक बार और ध्यान रखिएगा, फिर से मैं बता देता हूँ, भावनात्मक पक्ष को 5 भागों में बांटा गया है। एक तो ध्यान करना, दूसरी बात करते हैं अनुक्रिया, फिर तीसरी बात करते हैं आकलन, चौथी बात करते हैं संगठन, और 5वीं बात करते हैं मूल्यों का चरित्रीकरण करना या विशेषीकरण करना। नेक्स्ट बात करते हैं मनोक्रियात्मक पक्ष के बारे में बात करते हैं, जिसे अंग्रेजी में क्या कहा जाता है, अंग्रेजी में कहा जाता है साइकोमोटर कहा जाता है, साइकोमोटर डोमेन कहा जाता है। इसमें अगर देखा जाए तो मनोक्रियात्मक पक्ष में क्या होता है, किन चीज़ों को शामिल किया जाता है, जैसे शारीरिक हलचल की बात करते हैं या मोटर स्किल के क्षेत्र में जो चीज़ें आती हैं वो मनोक्रियात्मक मानी जाती हैं। और इस पक्ष में अगर देखा जाए तो नकल, हेरफेर, स्पष्टीकरण, प्राकृतिकरण आदि शामिल होते हैं। तो इसमें कुछ मत याद करिएगा, बस इतना याद रख लीजिएगा। मनोक्रियात्मक पक्ष में या साइकोमोटर में क्या होता है कि शारीरिक हलचल होती हैं। ठीक है, शारीरिक हलचल या स्किल के क्षेत्र में बताया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं, इसको भी 6 भागों में बांटा गया है।
एक तो क्रियात्मक पक्ष को भी 6 भागों में बांटा गया। एक तो सहज क्रियात्मक अंग संचालन, दूसरी बात करते हैं आधारभूत अंग संचालन, तीसरी बात करते हैं शारीरिक योग्यता, चौथी बात करते हैं कि प्रत्यक्षीकरण योग्यता, और पांचवी बात करते हैं कौशल युक्त अंग संचालन, और छठी बात करते हैं सुसंबद्ध या सांकेतिक संप्रेषण। एक बार फिर से ध्यान रखिएगा, मैं आपको बता देता हूं। देखिए साइकोमोटर को भी 6 भागों में बांटा गया। एक तो सहज क्रियात्मक अंग का मतलब बिल्कुल आसानी तरीके से अगर देखा जाए तो अंग का संचालन किया जाता है, जिसमें आधारभूत अंग संचालन की बात करते हैं तो जैसे कि बात करते हैं हाथ पैर का हिलाना आधारभूत अंग है, ठीक है। और उसके बाद बात करते हैं शारीरिक योग्यताएं की बात करते हैं, प्रत्यक्षीकरण योग्यता की बात करते हैं, और कौशल युक्त अंग संचालन की बात करते हैं, सांकेतिक संप्रेषण की बात करते हैं। तो दोस्तों अगर देखा जाए तो हमने आपको ब्लूम की टेक्सोनॉमी जो क्लासिफिकेशन है बहुत अच्छे तरीके से बता दिया है। याद रखिएगा, कम से कम कुछ नहीं याद रखें तो ये जरूर याद रखें, इन तीनों का नियम याद रखें। और पहले जो संज्ञानात्मक का है 6 बातें हैं, ये भी ध्यान रखिएगा रखें। जैसे ज्ञान की बात करते हैं, बोध या समझ की बात करते हैं, फिर बात करते हैं अनुप्रयोग की बात करते हैं, विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन दोस्तों, ठीक है। यदि आपकी कोई क्वेरीज होती हैं या आपके कोई सुझाव होते हैं तो एक बार कमेंट करके आप जरूर बताइएगा। इनके बारे में हमने बताया था ये कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे, तो अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे दोस्तों, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए इस क्लास को यहीं पर स्थगित करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू सो मच, जय हिंद दोस्तों।